यही ना कंसेप्ट होता है दोस्त। अब ऐसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से कैसे बना के पूछता है, तो आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हैं। और दोस्त सोना, आप लोग जो आभूषण के रूप में सोना इस्तेमाल क्यों करते हैं? चांदी तो उससे ज्यादा चमकता है। हमको व्हाइट व्हाइट वाह रट के पढ़िएगा, कहाँ तक रट के जाइएगा? साइंस रटने वाला चीज है। आपको अगर रटा दिएगा, देखिए जी हाथ से छुएगा तो लाइन मरेगा, आप मुंह से पकड़ 500 रुपए का कॉपर निकालना है और आपको निकालने में खर्चा 1000 रुपए लग जाए, तो क्या आप उसमें से कॉपर निकालना चाहेंगे? कहते पागल है का जी, 500 रुपए के निकालने खातिर हम 1000 रुपए खर्चा करते हैं, निकालने की जरूरत का है? इससे आप लोग कोई प्यारा सा अपना नाम, अपने चाचा का नाम, अपने दादा का नाम कुछ मिलाकर। तो आप सभी को दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। दोस्त इस वीडियो में क्या खास होगा? इस वीडियो में आपको खास ये होने वाला है कि आप ये सीखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप का जो क्वेश्चन जो पूछ चुका है उससे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव बनता है। यदि आप इस चीज को अच्छा से समझ के पढ़ लेते हैं तो इसके बाद फिर कोई किताब, कोई गोश्त, कोई गेस पेपर, कोई आपको एटम बम, कोई आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। यही खास है और बाकी सब बकवास है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। बोला अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? देखिए दोस्त, ये जो सवाल है तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं होता कि अयस्क में से हम लोग कोई चीज, जैसे अयस्क हमको निकालना है लोहा, तो ऐसा नहीं कि चलिए अयस्क है, अयस्क में से डायरेक्टली लोहा निकाल दिए बाहर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अयस्क में वास्तव में कुछ कचरा चीज होता है, कुछ गंदगी होता है, हड्डी, मिट्टी सब मिला रहता है। तो अयस्क में से कुछ कचरा को बाहर निकाला जाता है तो हमें धातु की प्राप्ति होती है। तो उस कचरा को क्या बोलते हैं? उस कचरा को हम लोग गैंग बोलते हैं। लेकिन एक इंग्लिश नाम है और ये प्यारा सा नाम अपने दिल में बसा के रखिएगा, ये प्यारा सा नाम है मैट्रिक्स। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि गैंग या मैट्रिक्स एक ही होता है। समझ में आया? हो सकता है ऑप्शन में गैंग ना होता, मैट्रिक्स हो जाता और हिंदी मीडियम वाले लड़के गड़बड़ा जाते। तो गड़बड़ाना नहीं और मेरे साथ मिला के चलते रहना है। और पता है ये सवाल जो आप लोगों से पूछा गया है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है, हम आपको बताते हैं कॉपर का कितना हम लोगों का अयस्क होता है। देखिए जैसे आप लोग Cu2S बोल देंगे ये कॉपर ग्लास हो जाएगा, Cu2O बोल देंगे ये कॉपर क्यूपराइट हो जाएगा, CuFeS2 बोल देंगे, CuFeS2 बोल देंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का कॉपर पाइराइट हो जाएगा। और तो और आप लोगों को बता रहे ये CO3 CuOH होल ट्वाइस ये माइलाकाइट हो गया, मालाकाइट। तो ये आप लोगों का सूत्र है मालाकाइट। आपको बता रहे, पूछा एक है लेकिन बता रहे उसका पूरा कुल खानदान के बारे में बता रहे, एक के बारे में पूछा, हो सकता है ये पूछ दे। तो यही ना कंसेप्ट होता है दोस्त। अब ऐसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से कैसे बना के पूछता है, तो आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हैं और मेरे प्यारे से दोस्त हैं आप। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? कॉपर पाइराइट। इसी को बोलते हैं कॉपर पाइराइट, जो पूछा है सवाल, कॉपर पाइराइट। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? क्यूपराइट। हो सकता है इस बार ये पूछा, अगला बार कुछ और पूछता। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉपर ग्लास। ऐसे यही है। यानी कुल मिला जुला के बात हमको ये बताना चाहते हैं कि ये जोरदार आप लोगों का जो फॉर्मूला दिया है उसको आप लोग बढ़िया से आप लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आपसे पूछा है कॉपर पाइराइट का सूत्र, तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CuFeS2। और पता है ये सवाल एक प्यारा सवाल है, आप लोगों से पूछता है कौन ऐसा अयस्क जिसमें 2 धातु पाई जाती है? वही, इसमें कॉपर भी है और लोहा भी है। आगे ये सवाल पूछेगा तो इसलिए आपको इसको बना के रखना है। अच्छा, उसके बाद आप लोग सीखिएगा दोस्त कि उसके बाद आप लोगों को क्या सीखना है? तो कॉपर पाइराइट ये क्या है? कॉपर ग्लास है। ये क्या है? ये सब तो नहीं कुछ है, ये सब कुछ है ही नहीं। ओके ठीक है। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अब सवाल उठता है कि स्मेल्टिंग मतलब क्या, स्मेल्टिंग क्या होता है? देखिए दोस्त आप लोगों को हम बताएं, देखिए धातु के ऑक्साइड के अपचयन, देखिए अपचयन हम लोग 2 ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा हम लोग उसको आसानी से अपचयित कर सकते हैं। अपचयित कहने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो दोस्त वो हम लोग 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक हम लोग का कार्बन और एक हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि ज्यादातर केस में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि कार्बन क्या है? कार्बन जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो उसके टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। तो आप लोग कार्बन भी इसका आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आंसर होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। हालांकि हम आपसे बताएं कि सबसे अच्छा कौन है, तो आप लोगों का ये, लेकिन इसमें आप लोगों को बोल रहा है किस धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना? किस धातु के ऑक्साइड के
स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के ऑप्शन के लिए संयुक्त होता है। तो ये दोनों आंसर सही है, कार्बन भी हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों सही है। ओके, अब आइए देख लीजिए, तो डोलेमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? अगला सवाल है डोलेमाइट खनिज। देखिए दोस्त, डोलेमाइट खनिज एक ऐसा होता है जिसमें मैग्नीशियम हम लोगों का पाया जाता है। मैग्नीशियम जो आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो डोलेमाइट में पाया जाता है। ठीक है, और आप ये अगला जो सवाल है 5 नंबर, ये हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अल्मुनिया का अयस्क है, तो हो जाएगा क्या? बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। ये आप लोगों का बॉक्साइट का सूत्र है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बोले ठीक है सर। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? दोस्त आप बताइए कि कौन ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो दूसरों से क्रिया नहीं करता है? पता है कौन? तो लोहा। लोहा नहीं, ओहो, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और ये सवाल बोल रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। कोई भी धातु का जो ऑक्साइड है ना, उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना अपचयन कहलाता है। ये बात साफ है। अब ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए किसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? ज्यादातर केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कार्बन में हमारा इसका सवाल का जवाब सही है। हम लोग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन पूछा जाए कि दोनों में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में है तो कार्बन से बेटर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और यदि मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो हमारे आंसर कार्बन हो सकता है। हालांकि दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके बुक में ये दिया हो, सही है। हो सकता है आपके बुक में ये दिया हो, सही है। हो सकता है ये और ये दोनों दिया तो भी सही है। बोले ओके सर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोले डोलेमाइट खनिज में पाया जाता है। दोस्त आप लोगों को ये बातें याद रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम धातु जो होता है वो डोलेमाइट खनिज में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो धातु होता है वो कहां पाया जाता है? डोलेमाइट खनिज में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्मुनिया का प्रमुख है? देखिए कितना बार सवाल पूछा, 15 में, 19 में, 13 में, 22 में, और ये बचपन से लोग जाना करते हैं। जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राही होंगे ना, उस समय देश के सिपाही होंगे ना, उस समय जाना करते हैं। तो बोले क्या सर? तो बताइए अल्मुनिया का कौन सा अयस्क है? तो आप लोगों का हो जाएगा क्या? बॉक्साइट। और इसका आप लोग सूत्र बता सकते हैं, Al2O3 2H2O। यही इस किसका सूत्र है? बॉक्साइट का। बोले ठीक है, ये हमारा किसका सूत्र है? बॉक्साइट का। याद रहेगा? बोले हाँ सर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में वो पाया जाएगा तो दूसरों से क्रिया नहीं करेगा। आप बताइए कि कौन ऐसा चीज है दूसरों से क्रिया नहीं करता है? दोस्त सोना। आप लोग जो आभूषण के रूप में सोना इस्तेमाल क्यों करते हैं? चांदी तो उससे ज्यादा चमकता है, हमको व्हाइट व्हाइट, वाह कितना सुंदर लगता है। तो वो क्यों नहीं चांदी ज्यादा इस तरह इस्तेमाल करते हैं? वो सस्ता क्यों होता है? पता है, चांदी चमकता ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा सोना के प्रति ज्यादा क्रियाशील होता है। अब हवा में 2 साल लेके चांदी घूम गए तो पता चलेगा कि 2 साल के बाद करिया हो गया जी। काहे? कैसे कोई हवा से रिएक्शन कर गया। और सोना जल्दी करिया नहीं होगा, काहे? कैसे कोई दूसरे से क्रिया करता ही नहीं है, हवा से क्रिया करेगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। समझे? तो कौन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा? तो याद रखिएगा सोना होगा। बोले ठीक है। और ये मालाकाइट अयस्क है, आप लोग ये पहले ही जान चुके हैं। मालाकाइट किसका अयस्क है? बोलिए। अरे बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं और ना बोलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। बोले समझ में आया? इट्स ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण किया जाता है। देखिए दोस्त कि सल्फाइड अयस्क वास्तव में क्या होता है ना, कि इसके द्वारा हम लोग और सब विधि, जैसे हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग चाहे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि लगा देंगे, तो उसमें वो काम ही नहीं करेगा। वास्तव में जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको हम लोग फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग उसको सांद्रण करते हैं। बोले सर कैसे करते होंगे? तो सबसे पहले पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को हम लोग पानी के चूर्ण में डालते हैं, ऊपर से हम लोग चीड़ का तेल मिलाते हैं। तो होता क्या है, और चीड़ का तेल मिलाकर उसको नीचे से हम लोग गर्म हवा का प्रवाह करते हैं। तो होता क्या है कि पानी जो है ना,
पानी अशुद्धि को भिंगा देता है लेकिन अयस्क को नहीं भिंगा पाता। उसी के लिए चीड़ का तेल मिलाते हैं ताकि उस अयस्क को भिंगा दे, और जब हम लोग उसको गर्म हवा का प्रवाह करते हैं तो झाग बन के अयस्क ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग कांच कर क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। इस विधि का नाम जो है क्या नाम है, फेन या झाग उत्प्लावन विधि। इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा, फेन या झाग उत्प्लावन विधि। फिर अगला सवाल है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है। आपको यह बताना है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है। दोस्त ये भी आंसर हो सकता है हेमाटाइट Fe2O3। Fe2 सबसे प्यारा सा यही है, Fe2O3। पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तो हेमाटाइट। ऐसे मैग्नेटाइट भी हो सकता है Fe3O4, याद रखिएगा। सिडेराइट भी हो सकता है FeCO3, लेकिन सबसे खास कौन और सब बकवास कौन, तो सबसे खास कौन, हेमाटाइट। लेकिन चूंकि पूछा है लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, सब दिया है, सभी भी ऑप्शन में है, तो हम लोग सभी ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। मान लीजिए सभी नहीं होता, किसको टिक आउट करते, तो हेमाटाइट को। बोलिए ओके सर। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, देखिए हवा के अधिकता में उसे गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। वास्तव में क्या किया जाता है ना कि किसी को जब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, तो अब ऑक्सीकरण करने के पास मेरे पास दो विकल्प है। हो सकता है किसी में सल्फर हो, तो सल्फर होना तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे, और मान लीजिए किसी में सल्फर हो ही ना, तो हम लोग उसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे। तो दोस्त ये हवा की जब भी अधिकता आएगा तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द इस्तेमाल करेंगे भर्जन, और कोई कोई किताब इसको जारण भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई विकल्प नहीं। बोले ठीक है सर। अभी बात हम सीख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम जो सीखना चाहते हैं उसको आपने हमको बताया ही नहीं, क्या बताना चाहते हैं। तो जब भी हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, हवा के अधिकता में, हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, तो वो हम लोगों का भर्जन या जारण कहलाएगा। लेकिन 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 यदि हवा की अनुपस्थिति होता या हवा की अल्पता होता, और उसके हवा की अनुपस्थिति या अल्पता में धातु के ऑक्साइड को हम लोग गर्म करके धातु के ऑक्साइड में हम लोग बदलते, धातु को ऑक्साइड में हम लोग बदलते, तो हम लोग का क्या होता, निस्तापन होता। यानी यहां पर यदि अनुपस्थिति या अल्पता होता तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता है, निस्तापन। अब यही आप लोग याद करके गए और अगला बार कुछ अलग पूछ दिया और बोलेंगे सर आप तो झूठ मूठ के, आपका किताब तो लड़ता नहीं है। अरे यार लड़ेगा, आप समझ के पढ़िए तो सही, रट के पढ़िएगा, कहां तक रट के जाइएगा। साइंस रटने वाला चीज है। आपको अगर रटा दिएगा, देखिए जी हाथ से छुएगा तो लाइन मरेगा, आप मुंह से पकड़ तो पता चले करके चले गए। ठीक है, तो आप लोग समझिए दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा की उपस्थिति में तो भर्जन हो सकता है या जारण भी हो सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। कॉपर धातु के शोधन में निम्नलिखित में से किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्त, ये हम लोग का होता है विद्युत अपघटनी शोधन। वास्तव में यदि कॉपर को हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को हमको शुद्ध करना है तो उसको एनोड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अशुद्ध कॉपर को, और जो शुद्ध कॉपर होता है उसको हम लोग कैथोड के रूप में। यदि आप लोग चैप्टर 3 विद्युत अपघटन पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि होता क्या है। विद्युत रसायन में होता क्या है कि जो एनोड है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो जो हम लोगों का अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर में से कॉपर क्या हो जाएगा, निकलकर, और हम लोगों का जो कैथोड है उस पर जमा होते जाएगा। यानी अशुद्धि धीरे धीरे उसमें से शुद्ध पदार्थ को निकाल देगा, तो कचरा बच जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इस विधि में अशुद्ध कॉपर को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, यानी इसमें से शुद्ध कॉपर निकलकर हमारा कैथोड पर जाकर जमा हो जाता है। यही हम लोगों का क्या है, विद्युत अपघटनी शोधन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी शोधन। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि लोहे के मुख्य अयस्क क्या है। हमने आपको पहले भी बताया, एक बार और बताया, फिर बार बार बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। सूत्र बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, Fe2O3। फिर बोल रहा है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। आपको बताना है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क तो कॉपर पाइराइट भी हो सकता है, क्यूपराइट भी हो सकता है, कॉपर ग्लास भी हो सकता है, मैलाकाइट भी हो सकता है। हमने कितना बताया, तो बहुत बताया। आप देखिए तो सही और कुछ करिए तो सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर पाइराइट। निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। अब आइए जिंक के ऊपर। तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है क्या, हम लोग का ZnS। जिंकाइट का सूत्र क्या होता है, ZnO। फिर कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। बोले ओके सर। तो ये सब किसका सूत्र है, जिंक का। ठीक है, जिंक का अयस्क कौन नहीं है, इसमें सबको बताना कौन नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है। ये आप लोगों के लिए पसंद का और कमाल का। बोले समझ में आया यार, बोले हाँ सर थोड़ा थोड़ा ओके। बोले निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है।
निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, इनमें से सभी। दोस्त आपको यह बताएं कि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग खनिज जो जमीन के अंदर जब हम लोग खोदते हैं तो कुछ ऐसा हमें समूह प्राप्त होता है, कुछ ऐसा हमें पदार्थ प्राप्त होता है जिसके अंदर धातु की मिलने की संभावना होती है। लेकिन हम आपसे पूछे आपको कॉपर निकालना है, 500 रुपए का कॉपर निकालना है और आपको निकालने में खर्चा 1000 रुपए लग जाए, तो क्या आप उसमें से कॉपर निकालना चाहेंगे? कहते पागल है का जी, 500 रुपए के निकालने खातिर हम 1000 रुपए खर्चा करते हैं, निकालने की जरूरत का है? तो हम भी वही बोल रहे हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें से धातु को कम खर्चे और आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जो अयस्क आया है वो तो खनिज के अंदर से आया है, तो अयस्क तो खनिज हो सकता है लेकिन खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। यानी सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोले ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हैं? खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। अभी हमने आपको बताया। फिर बोल रहे हैं वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? दोस्त आपको यह बता दें कि वात भट्टी जो होता है आप लोगों का आयरन के ऑक्साइड के अपचयन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला होता है। समझ में आया? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है गैलेना किसका अयस्क है? ये लेड सीसा का हम लोगों का क्या होता है? गैलेना। बोले ठीक है सर। उसके बाद फिर बोल रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को अपचयन के लिए। हमने आपको बताया प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को यदि अपचयन करना है तो आप लोग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। हालांकि इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो ज्यादा काम का है, वो ज्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा किसी चीज को अपचयित कर सकता है। बोले कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपका किताब तो कुछ और लिखा है। नहीं, दोनों आंसर हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि दोनों में से बेटर कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों का ये होमवर्क रहा, गूगल के करेंगे, एथी करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन आप पूछ के जरूर देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं किया जाता है? हम आपको बताएं विद्युत विच्छेदन क्रिया उसके लिए है जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करे, जिसका क्रियाशीलता ज्यादा हो। और आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, लेके भारत सरकार का नाम ऑल मंत्री जनता से लेके पैसा हो गया फरार, आ जाकर तांबा चांदी सोना खरीदा। बोले कि मैंने बुर्बक बना रहे का जी, कुछ नहीं आता तो कुछ बोल रहे, लेकिन भारत सरकार का नाम केमिस्ट्री में पढ़ना है। अरे लेके मैंने लिथियम, के मैंने पोटेशियम, भारत माने बेरियम, सरकार माने स्ट्रोंशियम, का नाम माने का मतलब हो गया, यहां पर का मतलब हो गया कैल्शियम, नाम मतलब हो गया सोडियम, ए माने मैग्नीशियम। ये सीरीज बता रहे हैं ना कि आपको डायलॉग बता रहे हैं। डायलॉग समझ लिए का जी? देखिए सुनिए, तो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। ये सबके द्वारा तो हो सकता है, नहीं पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Fe। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हूप विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? शोधन मतलब उसमें से शुद्ध धातु की प्राप्ति करना। हालांकि हम आपको बताएं कि देखिए अल्मुनिया एक ऐसा, अल्मुनिया का हम लोग यदि सांद्रण करना होता है तो अल्मुनिया के सांद्रण के लिए हम लोग 3 विधि ज्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं। एक सरपेक विधि है, हॉल विधि है, बायर विधि। याद रखिएगा अल्मुनिया के लिए सरपेक, बायर और हॉल, याद रखिएगा। यानी आप लोगों से कोई पूछे कि अल्मुनिया के सांद्रण के लिए कौन कौन सा विधि इस्तेमाल होता है? सरपेक, बायर और हॉल। और पूछे कि उसके शोधन के लिए क्या होता है? तो हुप विधि। बोले कौन विधि? हुप विधि। कौन विधि? हुप विधि। याद रखिएगा। बोले ठीक है। अब आइए आपको दिखा भी दे रहे हैं इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एल्यूमिनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन धातु का उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड। देखिए तो सोडियम साइनाइड एक उस धातु के सांद्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होता है। उसको क्या कहते हैं? मान लीजिए हमको सोना है और चांदी, दो चीज है, सोना और चांदी। मान लीजिए सोना और चांदी की क्रियाशीलता बहुत कम होता है। अब इसमें से सांद्रण करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जैसे नहीं होता है कि हम लोग सीमेंट ढलैया के लिए सीमेंट मिलाते हैं तो एक जगह पूरा पसार देते हैं, पसारने के बाद उसके ऊपर कुछ बिछाकर फिर उसको ऐसे मिलाते हैं। तो वही काम यहाँ पर होता है। यानी हम लोगों का सोना और चांदी, सोना हो या फिर चांदी हो, उसको हम लोग पूरा पसार देंगे, फिर
सोडियम साइनाइड उसके ऊपर छीट देंगे, फिर एक क्रिया कराएंगे, धीरे धीरे हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका सांद्रण हो जाता है। यानी हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, चांदी। और एक और आंसर हो सकता है क्या, सोना भी हो सकता है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब यहां से कुल मिलाजुला के बाद आप क्या सीखना चाहते हैं ये बताइए। अब आइए इसको समझिए कि विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो भी हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह करके जब उसका हम लोग शोधन करेंगे तो उस विधि का हम लोग क्या नाम है, विद्युत शोधन विधि। नेक्स्ट आइए, पायरोलुसाइट, ये बहुत कमाल का नाम है यार। पायरोलुसाइट किसका अयस्क है, तो ये आप लोगों को याद रखिएगा, किसका, मैग्नीज का। और मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, डोलेमाइट में। और मैग्नीज किसका है, पायरोलुसाइट। अब इससे आप लोग कोई प्यारा सा अपना नाम, अपने चाचा का नाम, अपने दादा का नाम कुछ मिलाकर, किसी के दादा का नाम नहीं यार, अपने दादा का नाम इसमें अटैच कर लीजिएगा और अच्छा सीख लीजिएगा। फिर बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन, हम बताए थे ना कि दोनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको अवकरित या अपचयित करते हैं। इसी क्रिया का नाम क्या है, प्रगलन। देखिए अपने बोल रहा है, हम नहीं बोले यार, आपका बुक बोल रहा है। देखिए क्या, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब दोनों के द्वारा हम लोग अपचयित कर सकते हैं, बोले हाँ या ना, एकदम सर। के द्वारा धातु को धातु से अवकरित करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है, ठीक है ना। और यही चीज ऊपर दोहराया गया है। और इसमें आप कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं और उसमें कार्बन दे रहे हैं, कितना गंदा बात है जी, बहुत। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, तो एक होता है एजी और एक होता है क्या, एयू, सोना और चांदी, सोना और चांदी, सोना और चांदी। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से, फिर बोल रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, एयू, सोना। और एक और है दोस्त, बोला झुट्ठी, यही केवल मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि निम्नलिखित धातुओं में से निष्कर्षण विद्युत धातु कर्म द्वारा, हमने बताया कि जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होता है उसी को हम लोग विद्युत द्वारा शोधन कर सकते हैं। कौन कौन, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम। बोले कि है कौन, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम, यहाँ पर आपका आंसर है ये। कॉपर का भी हो सकता है, बोले ठीक है सर। अब ये जो सवाल, हम पहला सवाल पर जब आए थे तो आपको बताया था कि कौन ऐसा अयस्क है जिसमें दो धातु होता है, ये CuFeS2। फिर ये करके दिखाओ, ये CuFu यही है, बोले सीख गए। हाँ, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एफी उत्प्रेरक का भी इस्तेमाल कर, एफी उत्प्रेरक होता है और एमोमोलोबेडियम जो होता है इसका वर्धक का काम करता है, उसका सहायता करता है उत्प्रेरक का, इसलिए इसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी उत्प्रेरक तो हम लोग का एफी ही है, लेकिन ये एमोमोलोबेडियम क्या है, ये आप लोगों का क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है, उसका हेल्प करता है। फिर बोल रहा है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है, किसके द्वारा सुखाया जा सकता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। फिर बोल रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, कार्बन है, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो हम तो टिक आउट करते कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, मोनोऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड, ओहो। फिर निम्नलिखित समीकरण द्वारा धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है, तो हम लोग बार बार उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करके पहले उसको चतुष्परमाणुक अणु के रूप में, फिर उसको द्विपरमाणुक अणु के रूप में हम लोग तोड़ते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वायन अर्कल विधि। हालांकि ये खास करके किसके लिए, टाइटेनियम जैसे पदार्थों के लिए, तत्वों के लिए ही लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।